जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो पर शुरू से अंत तक दोस्तों बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ मोशन ऑफ अर्थ के बारे में जाना था, जो कि पृथ्वी की किस तरीके की गति थी उनके बारे में जाना था। दोस्तों किस तरीके से दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात होते थे और किस तरीके से दोस्तों पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते थे, तो उसके बारे में दोस्तों डिटेल के साथ हमने जाना था। जब पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर घूर्णन करती है यानी कि रोटेशन करती है, इसके कारण हमको पृथ्वी पर दिन और रात तो होने को देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यह अपने अक्ष पर प्रतिदिन घूर्णन करती है, जिसकी वजह से हम इसकी दोस्तों यह दैनिक गति भी इसको कहते हैं। और दोस्तों यह इसका जो रोटेशन करने का यानी घूर्णन करने का इसको जो समय लगता है पृथ्वी को, वो आपका 23 घंटे 56 मिनट यानी अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स कह सकते हो आप। और दोस्तों आपका एक और पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसमें दोस्तों जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी पर दोस्तों जो आपका सूर्य से, ये दोस्तों हमारा सूर्य हो गया और ये हमारा दोस्तों पृथ्वी हो गया। यानी पृथ्वी पर दोस्तों सूर्य का जहाँ तक प्रकाश जाता है और जहाँ तक दोस्तों प्रकाश जाता है उस काल्पनिक जो दोस्तों एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम प्रदीप्त वृत्त के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जहाँ तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जाता है और जहाँ तक हम दोस्तों जिस जिस लाइन रेखा तक दोस्तों यह सूर्य का प्रकाश जाता है, उस लाइन लाइन रेखा को ही हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी प्रदीप्त वृत्त दोस्तों वह काल्पनिक रेखा होती है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, और यह दोस्तों प्रदीप्त जो वृत्त है, यह जो लाइन है, यही आपका दिन और यह दोस्तों आपको यह बताती है कि कहाँ तक दिन है और कहाँ तक रात है। यह हमारी जो प्रदीप्त रेखा होती है, वह दोस्तों आपको यह बताती है कि कहाँ तक दिन है और कहाँ तक रात है। ये पॉइंट मैंने सारे आपको दोस्तों मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बता दिए थे। और दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, उसके दो कारण मैंने आपको बताए थे। एक तो हमारी पृथ्वी का झुकाव, जो कि 23.5 डिग्री पर यह झुकाव है, और एक दूसरा जो कारण था वो दोस्तों आपका पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और जो कि दोस्तों अपनी एक कक्षा में करती है, एक ऑर्बिट में करती है, और इसको दोस्तों लगभग आपका 365 दिन लग जाता है। 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट, यह टोटल इसको दोस्तों टाइम लग जाता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट, और इसी दोस्तों हम 365 दिन को ही हम आपकी वार्षिक गति या एनुअल मोशन के नाम से भी जानते हैं। और यही दोस्तों आपके इसी के साथ अगर हम दोस्तों हर 3 साल तक अगर दोस्तों इन टाइम को 5 घंटे 48 मिनट को जोड़ते हैं, तो 3 साल तक दोस्तों जोड़ने के बाद चौथी साल पर ये हमको एक दिन कंप्लीट बन जाता है, और जिससे उस वर्ष में 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। यही दोस्तों हमारी लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर इसको कहा जाता है। और जो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो आपका दूसरा कारण परिक्रमण हो जाएगा। यही दोस्तों इसकी वजह से ही हमको पृथ्वी पर ऋतुओं को देखने को मिलता है, चाहे आपकी ठंड हो जाएगी दोस्तों शरद ऋतु हो जाए, चाहे आपकी वर्षा ऋतु या दोस्तों शीत ऋतु या दोस्तों आपकी बसंत ऋतु। ये जो ऋतु देखने को मिलती है, वो आपकी सूर्य की परिक्रमा करने के कारण हमको देखने को मिलती है। ये सब हमने दोस्तों आपको पढ़ा दिया था। और दोस्तों एक पॉइंट और रह गया था कि पृथ्वी पर जो दिन और रात का छोटा बड़ा किस तरीके से होता है, यह भी दोस्तों जानना है आपको। पृथ्वी पर दिन बड़े और छोटी रातें क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है। मैंने दोस्तों आपको बताया था इसके, जो कि आपके पृथ्वी पर दोस्तों जो आपके दोस्तों ऋतु परिवर्तन होती थी, ऋतु परिवर्तन में दोस्तों जो कारण दो थे, जो कि एक अच्छी झुकाव था और एक आपका परिक्रमण काल था, परिक्रमा करना, सूर्य की परिक्रमा करना। यही दोस्तों दो कारण आपके, यही सेम दो कारण हैं पृथ्वी पर दिन का बड़ा होना, रात का छोटा होना। एक तो दोस्तों पहला कारण हमारा पृथ्वी अपने अक्षीय झुकाव पर
झुकाव है जो कि 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री पर यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। एक तो पहला ये कारण हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों कारण हो जाएगा परिक्रमण करना, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसके कारण भी हमको दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात और दिन दिन और रात छोटे बड़े देखने को मिलते हैं। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि जब दोस्तों सर्दी में ये दोस्तों जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में जब दोस्तों सर्दियाँ आती हैं तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में भारत में दिसंबर में दोस्तों ठंड पड़ती है। यानी दोस्तों हमारी जो कर्क रेखा है वो ऊपर उत्तरी भारत में दोस्तों हमारे ठंड पड़ती है। भारत में दिसंबर के महीने में दोस्तों यहाँ पर जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पर आपकी रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ये सब आपके कारण दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने के कारण होते हैं। और दोस्तों अगर यही आप दोस्तों जून में जब देखोगे, तब जून के महीने में जब देखोगे आप दोस्तों, तो जून में दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो आपकी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके टाइम पर दोस्तों आपको बड़े दिन देखने को मिलेंगे और छोटी रातें देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों भारत में भी अगर आप देखोगे तो भारत में छोटे बड़े दिन देखने को मिलते हैं, छोटी रातें देखने को मिलती हैं। यही दो कारण आपके दोस्तों ऋतु परिवर्तन के थे। यहाँ पर भी यही सेम काम होता था दोस्तों। सूर्य की किरणें सीधी अगर पड़ रही हैं तो वहाँ पर आपको गर्मी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों वहाँ पर दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। यही दोस्तों आपके यही सेम काम आपके दोस्तों हमको यही सेम काम दोस्तों हमको यहाँ पर आपके दिन दिन रात और दिन रात दिन और रात छोटे बड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैप में दोस्तों आपको समझा देता हूँ मैप में क्या मतलब है, यहाँ से आपको और बेटर समझ में आएगा किस तरीके से दोस्तों हमारे दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, आखिर क्या लॉजिक है इसमें। जैसे ये दोस्तों हमारा सूरज है, सन है। आप सभी जानते हो दोस्तों हमारी ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के दोस्तों मैं आपको किस तरीके से दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये दोस्तों हमारा अक्ष है, जिसको दोस्तों हमारे पृथ्वी जो है जो 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये दोस्तों इसका अक्ष है, जिसको ये दोस्तों आपका नॉर्थन पोल है और ये साउथर्न पोल है। उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारी पृथ्वी है। जब दोस्तों ये पृथ्वी दोस्तों पृथ्वी पर एक एक ये वाली ऊपर वाली जो रेखा है ये दोस्तों आपको कर्क रेखा है। और ये वाली जो रेखा है दोस्तों आपकी मकर रेखा है। और बीचा बीच में से जो दोस्तों निकलती है ये वाली आपकी विषुवत रेखा है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। बीचा बीच में से जो जाती है दोस्तों रेखा उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर वाली आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, नीचे वाली आपकी मकर रेखा हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से जो हमारा सूर्य का प्रकाश ये जाता है, जो सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है दोस्तों, आपका सूर्य का प्रकाश ये दोस्तों जा रहा है जो, और इसके सूर्य का प्रकाश जो जाता है दोस्तों उसके सामने वाला जो भाग होता है, यहाँ पर ये जो सामने वाला ये भाग है दोस्तों, ये सामने वाले भाग पर दोस्तों आपको दिन देखने को मिलेगा। यानी कि आपका दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको दोस्तों दिन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिन देखने को मिलेंगे और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में आपको रातें देखने को मिलेंगी। जब यहाँ सूर्य का प्रकाश सब डलेगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ दिन देखने को मिलेगा। इसके नीचे दोस्तों हमें दक्षिणी गोलार्ध में रातें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश आपका आपका दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में यानी कि कर्क रेखा पर जब पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों हमें यहाँ पर दिन बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दिन होंगे वो दोस्तों वो आपके बड़े होंगे, जो दिन होंगे वो दोस्तों आपके बड़े होंगे और जो रातें होंगी दोस्तों वो छोटी होंगी। जो रातें होंगी दोस्तों वो छोटी होंगी। आप दोस्तों अपने भारत के पर्पज से भी देख सकते हो, गर्मियों में यहाँ पर जब सूर्य की किरणें 21 जून के लगभग में दोस्तों आपकी सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं तो इस टाइम पर आपको बड़े दिन देखने को मिलेंगे, छोटी रातें देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की तरफ यही दोस्तों रिवर्स हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव में दोस्तों ये रात दिन छोटे होंगे और रातें वहाँ पर अभी बड़ी होंगी। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की तरफ सूर्य की प्रकाश सही से जाता नहीं है
और जिसकी वजह से उधर ठंडा भी रहता है दोस्तों। उधर ठंड का टाइम पड़ रहा होगा अभी, यानी कि जून के महीने में दोस्तों उधर दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा ठंडा रहता है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, जिसकी वजह से यानी कि सूर्य की सीधी लाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों दिन बड़े देखने को मिलेंगे और रातें छोटे ही देखने को मिलेंगे। और यह दोस्तों समय जो होता है वो आपका 21 जून का होता है। यह दोस्तों जो समय होता है आपका, यह आपका 21 जून का होता है। इसी तरीके से आप दोस्तों इधर देख सकते हो, जब सूर्य की किरणें दोस्तों आपकी मकर रेखा पर पड़ती हैं, ये दोस्तों हमारी पृथ्वी हो गई 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये आपकी ऊपर का नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे नीचे का साउथ पोल हो जाएगा। और ये दोस्तों आपकी विषुवत रेखा है, और इसके नीचे ये दोस्तों मकर रेखा है, और ये ऊपर वाली आपकी कर्क रेखा है। तो जब दोस्तों आपकी जो सूर्य की किरणें होती हैं जब मकर रेखा पर पड़ती हैं, जहाँ तक दोस्तों जाती हैं ये मकर रेखा तक, मैंने दोस्तों आपको बताया था ये जो लाइन है ये प्रदीप्त, ये दोस्तों आपकी प्रदीप्त वृत्त है, जो कि ये काल्पनिक रेखा है। जहाँ तक दोस्तों सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ तक मान लिया जाता है कि यहाँ पर ये दोस्तों ये लाइन खींची जाती है, जिसकी वजह से हमको दोस्तों इसी प्रदीप्त वृत्त की वजह से हमको दिन रात पता चल सकते हैं कहाँ तक दिन है कहाँ तक रात है। तो यहाँ तक मान के चलो ये प्रदीप्त वृत्त खींच लिया गया है। तो ये दोस्तों जो प्रकाश जाता है आपका, यानी कि जो मकर रेखा पर जो प्रकाश पहुंच रहा है दोस्तों 22 दिसंबर के टाइम पर, तो यहाँ पर हमको दोस्तों बड़े दिन देखने को मिलेंगे। जो डे होंगे दोस्तों वो आपके बड़े होंगे, और जो नाइटें होंगी वो दोस्तों आपकी छोटी होंगी। जब दोस्तों ये टाइम है आपका, ये जो समय है वो 22 दिसंबर का है। तो 22 दिसंबर को दोस्तों हमारे दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन बड़े देखने को मिलेंगे और रातें दोस्तों छोटी देखने को मिलेंगी। और यही टाइम दोस्तों अगर हम अपने भारत के पर्पज से यानी उत्तरी गोलार्ध में जब देखते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों हमको जो दिन देखने को मिलेंगे वो आपके छोटे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से आप सभी यहाँ पर समझ सकते हो कि ठंडों के टाइम पर दिन छोटे हो जाते हैं। और दोस्तों जो रातें हो जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में वो बड़ी हो जाती हैं। ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमको बड़े दिन देखने को मिलेंगे और आपको नाइट जो होंगी वो छोटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दोस्तों अभी आपका मकर रेखा पर जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे और रातें यहाँ पर बड़ी देखने को मिलेंगी। यही दोस्तों आपका लॉजिक है, यही दोस्तों कारण है कि सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है, जिस जगह पर पहुँचता है, उसकी वजह से ही हमको आपका दिन और रातें छोटी बड़ी देखने को मिलती हैं। एक तो दोस्तों एक कारण हो जाएगा आपका पृथ्वी जैसे जिस अपने अक्ष पर झुकाव है, पृथ्वी का जो एक अक्षीय झुकाव है, एक ये कारण हो जाएगा। और दूसरा ये कारण हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी अपने सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो दूसरा कारण ये हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको दोस्तों दिन और रात छोटे और बड़े देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो सूर्य है हमारा, सूर्य भी एक तारा है, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो सूर्य जो एक तारा है दोस्तों, यानी कि और भी हमारे आकाशगंगा में दोस्तों तारे हैं। तो इन तारों का दोस्तों एक जन्म होता है। ये दोस्तों तारों का जन्म किस तरीके से हुआ है, यानी कि जो दोस्तों तारे होते हैं इनका जीवन चक्र किस तरीके का होता है, यानी कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है, वो आपको बताएंगे अब इस वाले दोस्तों। ये वाला आपका एक आ गया नेक्स्ट टॉपिक। तारे का जो जीवन चक्र होता है, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार होता है दोस्तों, जिसे हम लाइफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हो दोस्तों, जिस तरीके से व्यक्ति का जन्म होता है, जिस तरीके से दोस्तों आपका व्यक्ति यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, फिर बाद में जाकर दोस्तों एक इसकी भी स्टेज होती है बच्चे की, जब दोस्तों जन्म लेता है, फिर उसके बाद दोस्तों फिर आपका जब बच्चा होता है दोस्तों शिशुआवस्था होती है, फिर उससे बड़ा होता है बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, फिर दोस्तों धीरे धीरे वो वृद्धावस्था में जाकर फिर दोस्तों अपना फिर समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से तारे का दोस्तों एक जीवन चक्र होता है। तारे के भी इसी तरीके से कुछ नाम है दोस्तों, इसके भी कुछ चरण है, जिसमें दोस्तों आपका जो स्टार है वो भी जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वो भी दोस्तों वृद्ध होकर यह भी दोस्तों आपका ब्लास्ट कर जाता है तारा। तो दोस्तों जो हमारा तारा होता है, तारे की अगर हम बात करते हैं, जो ये हमारा स्टार है दोस्तों, तारा यानी कि स्टार है, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों यह आपका किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके जो दोस्तों तारे के जो ईंधन होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, ईंधन के रूप में हम दोस्तों क्या क्या प्रयोग करते हैं इसमें।
इसमें दोस्तों प्रयोग क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से ये दोस्तों चमकता है, क्या ऊर्जा देता है, वो दोस्तों इसका कारण ये है कि इसका जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हम तारे में हाइड्रोजन और हीलियम हीलियम को देखते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और 26 के दोस्तों आपको आपका ये हीलियम था। लगभग में दोस्तों आपका हाइड्रोजन और हीलियम ये ईंधन के रूप में आपके स्टार में पाए जाते हैं। और ये दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन होता है और ये जो हीलियम होता है, जो ये हमारे दोस्तों हाइड्रोजन के दो नाविक होते हैं। हाइड्रोजन के दो नाविक मिलकर दोस्तों, इनमें दोस्तों रिएक्शन चलती रहती है आपके स्टार में, जिसकी वजह से रिएक्शन चलने के बाद दोस्तों रिएक्शन जो होती है वो आपकी, जिसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया से ही दोस्तों आपका यही प्रोसेस होता है जिसकी वजह से तारे हमें ऊर्जा और प्रकाश देते हैं। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन के दो नाविक मिलकर जब हीलियम का एक नाविक और एक दोस्तों हीलियम का एक भारी नाविक का निर्माण करते हो और साथ ही में दोस्तों ऊर्जा को मुक्त करते हो, तो इससे ही दोस्तों हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो कि हमको स्टार में देखने को मिलती है। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं दोस्तों ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसी हाइड्रोजन के दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन के दो नाविक होते हैं और यह दोस्तों मिलकर आपका एक हीलियम का एक बड़ा भारी नाविक बना लेते हैं। इसी के साथ ये ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। यही आपकी अवक्रिया होती रहती है दोस्तों इसी स्टार में, और जिसको हम दोस्तों नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये जितने भी दोस्तों आपके तारे हैं, सभी तारों के अंदर आपकी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहेगी। चाहे आपका दोस्तों, मैंने आपको सन के बारे में भी बताया था, सन हमारा एक दोस्तों तारा है। इसके अंदर भी दोस्तों आपकी नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण ही हमको दोस्तों आपकी चाहे एनर्जी हो और चाहे प्रकाश हो, ये दोस्तों हमको उत्पन्न होते हैं। दोस्तों आपके जो स्टार होता है, स्टार के अंदर एक क्रिया होती है, एक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और जिसके कारण इसी के नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण ही हमको दोस्तों खुद को हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही साथ में दोस्तों प्रकाश यानी कि लाइट प्राप्त होता है। यानी कि ये दोस्तों आपकी नाभिकीय संलयन के क्रिया के द्वारा तारे होते हैं जो ऊर्जा को और प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ही हमको दोस्तों पृथ्वी पर एक लाइट मिलती है और एक एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा सूर्य है, सूर्य एक तारा है और इसके द्वारा हमको दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है दोस्तों। यही आपका दोस्तों ये स्टार होता है। और स्टार की अगर बात करें तो दोस्तों यह एक स्टार जो होते हैं दोस्तों, ये एक हेवनली बॉडी होते हैं, यानी कि खगोली पिंड होते हैं। ये दोस्तों आपके जो स्टार होते हैं खगोली पिंड होते हैं। ये हमें खगोली पिंड का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, ये हमें आकाश में देखने को मिलेंगे स्टार, बड़े बड़े खगोली पिंड होते हैं। ये दोस्तों आपके पिंड होते हैं, यानी कि दोस्तों तारे, जैसे कि आपका सूर्य है, ये खगोली पिंड है और खगोली पिंड हमको दोस्तों सिर्फ आकाश में ही देखने को मिलेंगे। इसको हम खगोली पिंड कहते हैं दोस्तों तारों को। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे जो स्टार है, स्टार की दोस्तों कुछ लाइफ है, यानी कि स्टार का एक जीवन होता है। तारे के दोस्तों जीवन है, जो तारे के जीवन को दोस्तों हम 5 चरणों में विभाजित करते हैं। जो हमारे तारे हैं दोस्तों, इन तारों को हम 5 चरण में विभाजित करते हैं। पहला जो हमारा चरण हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता दिया था पहले भी एग्जाम्पल देके, जिस तरीके से दोस्तों बच्चा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है, उसी तरीके से दोस्तों आपके इन स्टारों का भी जन्म होता है, फिर ये दोस्तों बुढ़ापे तक आते आते ये ब्लास्ट कर जाते हैं। हमारे जो दोस्तों आपके पहला जो चरण होता है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी दोस्तों अ, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और इन आकाश गंगाओं में दोस्तों बहुत सारे आपके तारे हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारी आकाश गंगाओं में क्या होता है कि हमारे आकाश गंगा में दोस्तों बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं,
बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। और दोस्तों आपके डस्ट और आर्टिकल्स भी पाए जाते हैं, डस्ट और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो धूल और कण। हमारी आकाशगंगा में दोस्तों बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और धूल कण भी पाए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों आपके ये आपकी गैसें और ये धूल कण दोस्तों अ, गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक ग्रेविटी के कारण ये गैस और आपके धूल कण अपने कांटेक्ट में आ जाते हैं, अपने दोस्तों संबंध में आ जाते हैं, अपने कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब ये दोस्तों एक साथ यानी पहुंच जाते हैं, जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो दोस्तों आपके अब ये अपने साथ एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, तो दोस्तों ये गैस के बादल बन जाते हैं एक तरीके से। दोस्तों जब ये कांटेक्ट रूप में आ जाएंगे तो ये एक तरीके के गैस के बादल बन जाते हैं। और ये गैस के बादल बनने के बाद दोस्तों इनके अंदर एक दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन हीलियम की दोस्तों अधिकता पाई जाने के कारण, और फिर ये आपके गैस के बादल में ही दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाए जाने के कारण इनमें दोस्तों आपकी नाभिकीय संलयन क्रिया होने लगती है, जिसके जिसके बाद दोस्तों हमको आपका ये तारे का जन्म हो जाता है। वही दोस्तों मैंने आपको पॉइंट बताया है, जैसे जब ये दोस्तों गैस के बादल बनते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक होता है। फिर ये दोस्तों गैस के बादलों में, इन्हीं गैस के बादलों में आपका नाभिकीय संलयन क्रिया हो जाती है। तो वही है दोस्तों, पहली स्टेज में हमारे जो आकाशगंगा में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और आपके धूल के कण पाए जाते हैं, डस्ट आर्टिकल आप कह सकते हो। जब ये दोस्तों आपके अपने कांटेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, अभी दोस्तों पास पास आ जाते हैं, तो ये आपके गैस के बादल बना लेते हैं। और गैस के बादल जब ये बन जाते हैं दोस्तों, इन्हीं गैस बादलों को हम क्या कहते हैं, हम इनको दोस्तों नाम देते हैं न्यारिका, यानी कि नेबुला के नाम से इनको जानते हैं। और जब ये दोस्तों गैस के बादल यानी कि न्यारिका इनको कहा जाता है, तो दोस्तों इनमें ये जब ये पास पास में आ जाते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये केंद्र में दोस्तों, इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की दोस्तों प्रक्रिया होने लगती है। और यह दोस्तों आपकी पहली स्टेज हो जाती है आपकी स्टार की। यह दोस्तों आपकी पहली स्टेज हो जाएगी स्टार की। और यहीं पर दोस्तों आपके तारे का जन्म होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपके तारे का जन्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जब नाभिकीय संलयन क्रिया जो होती है वो दोस्तों आपकी दो हाइड्रोजन के दोस्तों नाभिक मिलकर एक भारी भारी दोस्तों आपके हीलियम का नाभिक बनाते हैं और साथ ही में एनर्जी को मुक्त करते हैं। इसको ही हम दोस्तों नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। यही पॉइंट आपको दोस्तों मैंने समझाना चाह रहा था। पहली स्टेज में दोस्तों आपके डस्ट पार्टिकल मिलकर गैस के बादल बनाते हैं, फिर इनके बीच में बहुत अधिक हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, और दोस्तों इन्हीं के साथ इनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाती है। जिसके बाद हम दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों ये आपके तारे का जन्म होता है, यानी कि तारे का रूप ले लेते हैं, स्टार का रूप ले लेते हैं। और यही दोस्तों मैंने आपको बताना चाहा पहली स्टेज में। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट दूसरी स्टेज की बात करते हैं, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ स्टार, अगर दूसरी स्टेज की बात करें दोस्तों हम स्टार की, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, स्टार बनने के बाद, स्टार जब ये बन जाते हैं तो दोस्तों दूसरी स्टेज हमारी है, ये दोस्तों दूसरी स्टेज में रक्त दानव यानी कि रेड जाइंट कहलाता है। और रेड जाइंट दोस्तों किस तरीके से कहलाता है, जैसे कि आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा ये दोस्तों स्टार है कोई, स्टार के अंदर दोस्तों जो बीच में सबसे ज़्यादा हमारे दोस्तों एक नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो नाभिक हाइड्रोजन के दो नाभिक होते हैं दोस्तों। और और दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर दोस्तों जब हीलियम का एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप और साथ ही में दोस्तों एनर्जी को मुक्त किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं नाभिकीय संलयन होता है। तो यह दोस्तों आपके स्टार यानी कि तारे में इसके केंद्र में यानी कि कोर में आपके दोस्तों यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। यानी कोर के अंदर, यानी आप कह सकते हो कि स्टार के केंद्र में यहाँ पर दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन होता है वो आपका हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है दोस्तों, जो आप मैंने बता दिया कि आपका हाइड्रोजन जो होता है वो आपका हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों
जब हाइड्रोजन जो होता है वो दोस्तों आपका हीलियम में परिवर्तित होता जाता है, तो एक टाइम आता है ये दोस्तों हाइड्रोजन आपका समाप्त हो जाता है। हाइड्रोजन आपका ये समाप्त हो जाता है। फिर दोस्तों हाइड्रोजन इसके केंद्र के बाहर दोस्तों एक प्रक्रिया फिर होने लगती है। बाकी का दोस्तों इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ बाकी की बची हुई सतह है, वहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ये पहले यहाँ पर दोस्तों केंद्र में होता है, फिर उसके बाद बाहरी परत पर दोस्तों आपकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और यहीं पर दोस्तों यह तारा सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से इसका रंग दोस्तों रेड हो जाता है। जिसकी वजह से इस तारे का रंग दोस्तों रेड हो जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉइंट आपको बता दिया है कि जो हमारा ये हमारा दोस्तों तारा है, यहाँ के इस तारे के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, केंद्र में यानी कोर में। तो यही दोस्तों पॉइंट लिखा है, केंद्र का जो हाइड्रोजन होता है वो समाप्त होने लगता है और तथा तारा गर्म होकर दोस्तों सिकुड़ने लगता है। क्योंकि दोस्तों जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित ही होता रहेगा तो एक दिन एक टाइम आएगा कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका ये बाहर बाहर की जो सतह है, ये बाहर की जो सतह है दोस्तों, इसके बाद बाहरी जो सतह है यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और फिर तारे का रंग दोस्तों आपका लाल हो जाता है। ये दोस्तों बाहरी सतह पर आपका हाइड्रोजन फिर हीलियम में बदलता है। तो फिर ये इसका रंग दोस्तों आपका तारे का रंग लाल हो जाता है, जिसके लिए दोस्तों हम इसको रेड जाइंट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको फिर हम किस नाम से जानते हैं, रेड जाइंट, या आप कह सकते हो रक्त दानव के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों जब रक्त सेकंड स्टेज में जब हमारा तारा रक्त दानव बन जाता है, तो रक्त दानव के बाद दोस्तों थर्ड स्टेज आती है स्टार की। तो इसमें दोस्तों थर्ड स्टेज में आपका जो स्टार बन जाता है वो सुपरनोवा विस्फोट बन जाता है। यह दोस्तों क्यों कब बनता है, इसका भी एक कारण है। तीसरी तीसरी जो चरण होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो दोस्तों जो आपके जो तत्व हैं, जो दोस्तों तत्व हैं वो एलिमेंट है, उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। और परमाणु जब किसी भी तत्व के दोस्तों परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए जाएंगे तो उनकी दोस्तों डेंसिटी अधिक हो जाती है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों यानी कि जितने भी आपके जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व है, जितने आपके हल्के एलिमेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और ये दोस्तों आपके भारी तत्व में बदल जाते हैं। क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है दोस्तों, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इनका फिर दोस्तों ये सभी जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इनकी दोस्तों डेंसिटी बढ़ती चली जाती है और फिर ये दोस्तों भारी तत्व में बदल जाते हैं। और यही दोस्तों आपके यानी फिर तारे का जब घनत्व जब बढ़ जाता है, यानी तारे की जब दोस्तों डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी जब ज़्यादा अधिक हो जाएगी तो यह तारा दोस्तों विस्फोट कर जाएगा। जैसे दोस्तों आपने सभी जानते हो कि जैसे कि हम अगर कोई बैलून लें, तो बैलून में जब दोस्तों पानी भरते जाते हैं, जब दोस्तों एक टाइम आता है कि ये बैलून की जब क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि ये ज़्यादा अधिक डेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से ये दोस्तों फिर बैलून ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरीके से दोस्तों आपके तारे होते हैं, जब इनकी डेंसिटी जब बढ़ती चली जाती है तो ये भी दोस्तों एक टाइम आता है कि ये भी ब्लास्ट कर जाते हैं। इसी को दोस्तों जब तारा विस्फोट कर जाता है तो इसी को हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम पॉइंट में समझें, सुपरनोवा जब हमारा नाभिकीय संलयन हो जाता है, जब दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और आपका दोस्तों हीलियम जब कार्बन में बदल जाता है और कार्बन जब दोस्तों लोहा में बदल जाता है, तो यानी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये दोस्तों जब ये परमाणु क्रमांक जब दोस्तों इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते चले जाते हैं और जिनकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे दोस्तों ये हाइड्रोजन हो गया, ये हल्के तत्व हो गए, जब हल्के तत्व मिलकर दोस्तों जब भारी तत्व बना देते हैं, यानी भारी तत्व में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो वही पॉइंट लिखा है दोस्तों, कन्वर्ट इन हैवी एलिमेंट। जब भारी तत्व में ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका दोस्तों ज़्यादा घनत्व होने के वजह से तो तारों में दोस्तों एक्सप्लोजन होता है, यानी कि दोस्तों इनमें फिर विस्फोट हो जाता है। यही दोस्तों आपका सुपरनोवा है दोस्तों। तो सुपरनोवा के बाद दोस्तों जो आपका तारे का जीवन फिर किस तरीके का होगा, उस वाले पॉइंट में दोस्तों हम इस वाले पॉइंट में समझेंगे।
जब हमारा दोस्तों सुपरनोवा बन जाता है, सुपरनोवा के बाद अब तारे का जो जीवन होता है वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, वो दोस्तों डिपेंड करता है वो आपका मास पर है। यानी कि अब डिपेंड करेगा दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी फ्यूचर ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन मास। यानी कि जो दोस्तों तारे का द्रव्यमान होगा वो तारे का जो तारा होगा वो तो दोस्तों डिपेंड करेगा कि उसका द्रव्यमान किस तरीके का है, कैसा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि तारे का जो द्रव्यमान है, यानी कि मास ऑफ स्टार, कि मास ऑफ स्टार यानी कि तारे का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तारे का द्रव्यमान दोस्तों कितना होना चाहिए। अगर दोस्तों इसकी भी दो स्टेज होती हैं तारे के द्रव्यमान की। अगर दोस्तों तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 दोस्तों 1.4 ms से अधिक है। ms आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये यहाँ जो ms है वो आपका सूर्य का द्रव्यमान है जिसे हम मास ऑफ सन कहते हैं। यदि दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान से अगर किसी भी स्टार का यानी किसी भी तारे का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज़्यादा है तो उसे दोस्तों आप कह सकते हो, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। उसको कौन सा तारा कहा जाता है दोस्तों? न्यूट्रॉन तारा, या उसे आप पल्सर तारा कह सकते हो। जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान जो कि दोस्तों आपका 1.4 है, सूर्य के द्रव्यमान से अगर दोस्तों 1.4 से सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से दोस्तों अधिक होता है तो वो आपका न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जिसे पल्सर तारा भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब कोई हमारा तारा होता है तो जो दोस्तों तारे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे हमारा दोस्तों ये तारा है तो दोस्तों इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसी कक्षा से जब बाहर चले जाते हैं यानी बाहर भाग जाते हैं, बस उस तारे में दोस्तों न्यूट्रॉन ही बचते हैं, तो उसी को हम दोस्तों न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। यही दोस्तों आपकी जो मास ऑफ स्टार है, जो कि मास ऑफ स्टार है यानी कि तारे का जो द्रव्यमान है वो 1.4 ms से अधिक होना चाहिए, तो वो आपका न्यूट्रॉन तारा है। और इसी को दोस्तों ये जो 1.4 ms से अधिक होना चाहिए तारे का द्रव्यमान, और यानी कि सूर्य के द्रव्यमान जो है आपका 1.4 से अधिक होना चाहिए तारे का द्रव्यमान। इसी चीज़ को दोस्तों हम कहते हैं आपका चंद्रशेखर लिमिट। इसी चीज़ को दोस्तों चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जो तारे का द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान 1.4 से अधिक होना चाहिए। यही दोस्तों चीज़ इन्होंने चंद्रशेखर ने कहा था, जिसलिए हम दोस्तों इसके लिए कहा जाता है, इसको चंद्रशेखर लिमिट के नाम से इनको जाना जाता है इस चीज़ को। और इन्होंने ही दोस्तों आपका न्यूट्रॉन तारा को खोजा था। इन्होंने ही दोस्तों आपका न्यूट्रॉन तारा को खोजा था। अगर दोस्तों आपके सूर्य के द्रव्यमान से अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान दोस्तों आपके 1.4 जो कि सूर्य का द्रव्यमान है अगर इससे कम है तो दोस्तों वो आपका श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ तारा के नाम से जाना जाता है। जब हमारा दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.4 गुना से अगर कम हो जाता है तो वो आपके श्वेत वामन तारे के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों तारे का द्रव्यमान होना चाहिए वो आपका 1.4 सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों तारे का द्रव्यमान आपके सूर्य के द्रव्यमान यानी 1.4 के सूर्य के द्रव्यमान से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों उनको न्यूट्रॉन तारा यानी पल्सर तारा के नाम से जाना जाता है। अगर कम हो जाएगा तो उनको श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ, और इसी को दोस्तों हम जीवाश्म तारे के नाम से भी जानते हैं। इसी चीज़ को हम दोस्तों जीवाश्म तारे के रूप में जानते हैं। अगर दोस्तों हमारा जो न्यूट्रॉन तारा यानी पल्सर तारा होता है, ये दोस्तों ये न्यूट्रॉन जो तारे होते हैं ये दोस्तों रात में जाकर बन जाते हैं आपके ब्लैक होल। रात में यही तारे आपके दोस्तों ब्लैक होल बन जाते हैं, और इनकी दोस्तों ये जो ब्लैक होल हैं इनकी दोस्तों बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है इनका। ब्लैक होल तारों का दोस्तों बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी लाइट दोस्तों जो प्रकाश होता है वो पास नहीं हो पाता है। ब्लैक होल दोस्तों ये लास्ट स्टेज हो जाती है आपकी तारे की। और ब्लैक होल की जो दोस्तों शब्द जो दिया था वो जॉन व्हीलन ने दिया था 1967 में, और इनका जो ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था वो दोस्तों आपके वैज्ञानिक थे आइंस्टीन।
इन्होंने दोस्तों आपके ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। यही पॉइंट आपको समझने हैं दोस्तों। यह तारे का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, आपका तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 1.4 सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों तारे का द्रव्यमान 1.4 से कम होना चाहिए। और ये 1.4 कौन है दोस्तों? आपका सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान से अगर दोस्तों आपका 1.4 गुना ज़्यादा है अगर दोस्तों तारे का द्रव्यमान, तो आपका न्यूट्रॉन तारा हो जाएगा। अगर दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1 पॉइंट यानी 1.4 गुना कम है तारे का द्रव्यमान, तो वो आपका दोस्तों श्वेत वामन तारा हो जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।